नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, क्या हमारी सरकार हमारी संसद की अवमानना कर रही है, अवहेलना कर रही है? क्या जो तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जिनमें सबसे ऊपर संसद मानी जाती है, वो भी सरकार के निशाने पे है? सरकार ने जिस तरह जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसके संसद में गिर जाने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया जताई है, वो हैरान करने वाली है। प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्र के नाम संबोधन करने चले गए और अपने संबोधन में बताते रहे कि किस तरह कांग्रेस ने, नाम कांग्रेस का लिया, कि कांग्रेस ने इस देश की महिलाओं का अपमान किया है, उनसे एक अवसर छीना है। उनका कहना था कि देश की महिलाएं कभी अपना अपमान भूलती नहीं हैं, वो बदला लेंगी। खैर, मैं इस राजनीतिक बहस में नहीं पड़ता हूं, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि संसद ने, कांग्रेस ने बिल नहीं गिराया था। जिस विधेयक को नामंजूर किया था, वो भारत की संसद ने किया था। जो हमारी पूरी संसदीय व्यवस्था है, उसमें संसद सर्वोच्च है। किसी भी काम के लिए सरकार को संसद की इजाजत लेनी होती है। संसद अगर इजाजत न दे तो सरकार का फर्ज है कि वो उस फैसले को सिर झुका के मंजूर करे। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। सरकार ने इसे कांग्रेस का फैसला बताया। संसद और कांग्रेस दोनों को बिल्कुल एक कर दिया। सरकार कांग्रेस के पास नहीं गई थी, सरकार संसद में गई थी और संसद ने नामंजूर किया था। तो राष्ट्र के नाम जो पूरा संबोधन था, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाला संबोधन था, भारतीय संसद की अवमानना करने वाला संबोधन था। इस संबोधन के विरुद्ध किसी न किसी को अदालत की शरण लेनी चाहिए, किसी न किसी को तमाम संस्थाओं में अपील करनी चाहिए। लेकिन क्या ये होगा? मैं अभी इसमें नहीं आ रहा हूं कि जो विधेयक गिरा, जिसको प्रधानमंत्री ने बार बार महिला आरक्षण विधेयक तो सीधे नहीं कहा, लेकिन कहा कि महिलाओं के आरक्षण के लिए था। महिला आरक्षण विधेयक तो आपने पास करा लिया है, संसद से पास करा लिया है और संसद में चल रही बहस के दौरान उसको अधिसूचित भी कर दिया। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि संसद जो है उसका बिल गिरा दिया गया, कांग्रेस ने गिरा दिया। फिर ये दोहरा झूठ है। ये भी झूठ संसद की अवमानना है। संसद के फैसले को, लोकसभा के फैसले को अधिसूचित करने के बावजूद, लोकसभा में चल रही बहस के दौरान उसको अधिसूचित करने के बावजूद आप ये शिकायत कर रहे हैं कि जनता को कांग्रेस ने ये अधिकार नहीं दिया, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया कि 33% सीटें रिजर्व हो सकें। इस पे और आएंगे आगे कि अगर महिलाओं की इतनी चिंता है तो बीजेपी खुद अपनी ओर से महिलाओं को इतने उम्मीदवार क्यों नहीं बनाती है? आखिर लोकसभा में टीएमसी के सांसदों में महिलाओं का प्रतिशत 38% के पार है। यानी जो आरक्षण आप देने जा रहे हैं, वो आरक्षण टीएमसी के यहां पहले से दिखाई पड़ रहा है। तो एक अलग बहस है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं संवैधानिक संस्थाओं में दिखाई पड़ने वाले पतन की। आपने जानबूझ के संसद की अवमानना की। असल में आप देखिए तो पिछले कई वर्षों में सरकार अपने आप को देश के पर्याय के रूप में पेश करती है। आप सरकार का विरोध कर रहे हैं तो देश का विरोध कर रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ कुछ कह रहे हैं तो देश के खिलाफ कुछ कह रहे हैं। और संसद में या तो उसका समय बर्बाद हो रहा है या जरूरी मसले उसमें उठाए नहीं जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ओम बिरला, वो सरकार के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। मैं ये बात किस आधार पे कह रहा हूं? देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, पर चर्चा के दौरान जो बजट सत्र की थी, उसमें राहुल गांधी ने बार बार मनोज नरवाणे की किताब का उल्लेख करने की कोशिश की। उन्हें तरह तरह के तकनीकी बहाने बनाकर रोका गया। अंत में यह कहा गया कि आप उसी विषय पे बात करें जिस पे राष्ट्रपति ने चर्चा की है अभिभाषण में, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलने आए
तो जेएनयू के कुछ लड़कों द्वारा अपने खिलाफ लगाए जा रहे नारों पे 15 मिनट बोलते रहे। क्या ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल था? क्या ये बजट भाषण का हिस्सा था? अगर नहीं था तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं टोका ओम बिरला ने कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप अपनी राजनीतिक दुकान कहीं और चलाइए। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि संसद की निगाह, संसद जो है वो खुद स्पीकर की निगाह में प्रधानमंत्री से छोटी है, खुद स्पीकर की निगाह में गृह मंत्री से छोटी है। ऐसा लगता है कि सरकार संसद को चला रही है, संसद सरकार को नहीं चला रही है। ये स्थिति तमाम बहसों की है। ट्रांसजेंडर बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल, जिसपे विपक्ष ने लगातार कहा कि ये प्राइवेसी को कुचलने वाला बिल है, ये ट्रांसजेंडर आबादी को से उनका सम्मान छीनने वाला बिल है, इसको संसदीय समिति में भेजा जाए। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई, उसने हड़बड़ी में इस बिल को पास करा लिया। सवाल है इसके विरुद्ध कहां जाएं? एक जगह दिखाई पड़ती है सुप्रीम कोर्ट, एक जगह दिखाई पड़ता है चुनाव आयोग का जो हाल है। संसद की अवमानना यहां भी है। चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उनको हटाए जाने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों ने अर्जी दी स्पीकर को कि इस पे कार्रवाई हो। स्पीकर ने बिना सुने उसको खारिज कर दिया। क्या 100 से ज्यादा सांसदों की आवाज कोई अहमियत नहीं रखती है? क्या उसको सुना नहीं जाना चाहिए था? और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कई बार बहुत असहाय दिखता है। जो एसआईआर का मामला है, मसलन देखिए चुनाव आयोग का ही मामला, एसआईआर में बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, 27 कटे तो 91 लाख वोटरों के नाम हैं, लेकिन उनमें 27 लाख ऐसे हैं जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम हैं और हम 2002 के मतदाता सूची में भी हैं, लेकिन किसी लॉजिकल सीक्वेंसिंग के नाम पे उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े नहीं जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाने की बात कह रहा है कि एक एक की सुनवाई करो, लेकिन क्या यह संभव है? 27 लाख लोगों की सुनवाई इतनी जल्दी हो जाए, यह संभव ही नहीं है। तरीका क्या था? तरीका यह था कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इन 27 लाख लोगों को जब तक ये असंदिग्ध तौर पर प्रमाणित न हो जाए कि वे इस देश के नागरिक नहीं हैं या वोटर नहीं हो सकते हैं, तब तक उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। सिर्फ इस आधार पे कि 2002 की किसी मतदाता सूची में उनके नाम का बिल्कुल हूबहू मिलान नहीं हो रहा है, आप उनको खारिज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ट्राइब्यूनल से जिसका नाम निकलेगा, जिसके नाम को हरी झंडी दिखाई जाएगी, वो बिल्कुल आखिरी समय तक वोट देने का हकदार होगा। बट ठीक है, लेकिन फिर भी कई कई लाख लोग, 27 लाख में कुछ हजार लोग शायद ये अधिकार हासिल कर लें, लेकिन ज्यादातर लोगों से उनके वोट का अधिकार छिन जाएगा, जो हमारी नागरिकता का, जो हमारी समानता का, जो हमारे लोकतंत्र का सबसे गौरवशाली, सबसे आश्वस्तिदायी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग किसके इशारे पे कर रहा है मैं इसमें नहीं पढ़ता हूं, लेकिन चुनाव आयोग एक अड़ियल रवैये के साथ ही कर रहा है कि वो घुसपैठियों को नहीं आने देगा। अभी तक बिहार में या दूसरे राज्यों में कितने घुसपैठियों के नाम काटे गए, इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा एसआईआर के बावजूद चुनाव आयोग ने नहीं दिया, जबकि लगातार ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनका कहना है कि उनको उनकी आधिकारिक मान्यता के बावजूद हटा दिया गया है। चुनाव आयोग अपने ही दस्तावेजों को मान्यता देने को तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ये सब बेबस क्यों देख रहा है? क्या वो मतदाता सूची की शुचिता के नाम पर, जो न्याय का बुनियादी सिद्धांत है, उसकी भी अवहेलना कर रहा है, जिसका बार बार हमारे यहां उल्लेख किया जाता है कि 100 गुनहगार भले छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आप 27 लाख लोगों के वोट काट देंगे इसलिए कि उनमें चंद लोग शायद आपकी निगाह में घुसपैठिए हैं, होंगे, उनकी तलाश कीजिए, उनको बाहर कीजिए। वो एक चुनाव पे
अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इतना असर डाल देंगे। ये राजनीतिक किस्म का प्रचार है। इस राजनीतिक प्रचार को समझने की जरूरत है और इसका निराकरण चुनाव आयोग कर सकता है, जो वो नहीं कर रहा है। खैर, मैं जिस सवाल पे बात कर रहा था, संसद का सरकार लगातार अपमान कर रही है और असल में वो भारत के लोकतंत्र का अपमान है। भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम है। आप जब लोकतांत्रिक संस्थाओं से उनके अधिकार छीन लेते हैं, जब आप उनको अपने लोकप्रियतावाद के आगे, अपने चुनाववाद के आगे कुछ नहीं समझते हैं, परिणामवादी चुनावी राजनीति को सबसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं, तो अचानक बिल्कुल लोकतांत्रिक तौर तरीकों से लोकतंत्र की हत्या करने लगते हैं। ये काम ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं, कई दूसरे राष्ट्राध्यक्षों ने अपने अपने देश में किया है। अब वो हमारे देश में दोहराया जा रहा है। इससे सावधान होना हम सबकी जिम्मेदारी है। शुक्रिया।